हेलो बच्चों, तो आज हम लोग हमारी दुनिया का 1.1 ए का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिस जो है भूमि, मृदा और जल संसाधन का। ये चीज इस इकाई में, इस अध्याय में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारी किताब में वो ये है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 29%। फिर है, विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है। तो विश्व में सघन जनसंख्या मैदानों में मिलती है। अगला, भूमि उपयोग संबंधित आंकड़े कौन रखता है। तो भू राजस्व विभाग रखता है। भूमि उपयोग के कुल कितने वर्ग है। तो 5 वर्ग हैं। कौन कौन से, तो आप लोग जान ही रहे हैं। वन क्षेत्र की भूमि पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, जिसमें बंजर भूमि भी आ जाएगा। सड़क मकान में लगी भूमि भी उसी में आ जाएगा। तीसरा है परती भूमि, जिसमें 2 प्रकार का, चालू परती और अन्य परती, है ना। और चौथा है अन्य कृषि अयोग्य भूमि, जैसे कि इसमें अस्थायी चारागाह आ जाएगा। कृषि योग्य बंजर भूमि भी उसमें आ जाएगा। अगला है शुद्ध बोई गई भूमि। तो 5 प्रकार का कौन कौन हो गया। वन क्षेत्र की भूमि, दूसरा हो गया कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, तीसरा हो गया प्रति भूमि, चौथा हो गया अन्य कृषि अयोग्य भूमि, और पांचवा हो गया शुद्ध बोई गई भूमि यानी कृषि योग्य भूमि। तो ये हो गया। मृदा को कुल कितने स्तर पाए जाते हैं। तो मृदा में कुल 4 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन, तो आप लोग जान ही रहे हैं। सबसे ऊपर वाला ह्यूमस, उसके बाद बालू और पंख, उसके बाद ऋतुचरण कण, उसके बाद मुख्य चट्टान जिसको बोलते हैं। तो ये 4 स्तर पाए जाते हैं मृदा में। अगला, समुच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है। तो मृदा अपरदन रोकने का उपाय है समुच्च रेखीय खेती। मतलब होता है क्या, ढलानों पर ये खेती की जाती है, जिसमें एक समतल, जैसे ढलान क्या है कि अलग अलग जगह पे क्या किया जाता है, उसमें इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि वहाँ का पानी नीचे ना उतरे और मिट्टी को बहाकर ना ले जाए। यानी एक लेवल पे, हर लेवल पे क्या करना है, एक एक निश्चित रूप से उसको जुताई करना है, ताकि क्या हो, पानी वहाँ ठहर जाए और उसी उस यानी सीढ़ीनुमा प्रकार से बना दिया जाए और उसमें पानी रुक जाए और बह के नीचे ना आए। यानी ये समुच्च रेखीय खेती जो होती है वह ढलानों पर किया। समुच्च मतलब होता है एक समुच्च रेखीय मतलब होता है, कहने का मतलब यह है कि एक समतल, जहाँ पे हर लेवल पे, पहाड़ क्या है, चूंकि हर लेवल हर मतलब पहाड़ धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेवल बदलते जाता है, तो हर लेवल पे अपना अपना एक एक सीढ़ी बना दिया जाता है और उसमें खेती करना, ताकि पानी उस पर रुके, उस सीढ़ी पे, और उससे मिट्टी बहे नीचे वाला सीढ़ी पे ना जाए। इस तरह से वो सीढ़ीनुमा करके क्या किया जाता है, खेती की जाती है। तो ये ढलानों पर की जाती है। ये मृदा अपरदन रोकने के लिए ऐसा इस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार की खेती की जाती है। अगला है, रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, H2O। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। इनमें से कौन महासागर नहीं है। महासागर देखिए, आर्कटिक महासागर है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक है, ना कि अटार्कटिक है। ठीक है, अटार्कटिक नहीं बल्कि अटलांटिक है। 4 महासागर है। तो कौन कौन, अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद, प्रशांत। लेकिन ये अटार्कटिक है, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये एक महादेश है। चलिए, इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग एक भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। पंचायत भवन मानव निर्मित है। विद्यालय मानव निर्मित है। हवाई अड्डा मानव निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो हवाई जहाज नहीं है। सूर्य तो प्राकृतिक का देन है, मिट्टी भी है और जल, लेकिन हवाई जहाज नहीं है। अगला है कि केरल में पाए जाने वाला थोरियम थोरियम किस प्रकार के संसाधन है। तो ये संभाव्य संसाधन है, संभाव्य, है ना। आने वाले दिनों में इसकी कितनी मात्रा है ये मुझे पता नहीं है हम लोगों को, और अभी इससे हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। ये क्या है, कितनी मात्रा है ये भी पता नहीं है, और तकनीक का उपयोग करके इसका निष्कासन नहीं हो रहा है। आने वाले समय में हो सकता है और इसकी मात्रा का पता चले, लेकिन अभी नहीं है, तो इसलिए इसे संभाव्य में डाला गया। ठीक है। अगला है, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। संसाधन निर्माण के लिए तकनीक की आवश्यकता होती है, आवश्यकता की भी आवश्यकता होती है, और यानी नीड हो और ज्ञान भी हो, तभी, यानी कौशल, तभी हो सकता है। ठीक है। अगला हम लोग रिक्त स्थानों को भरें। मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को क्या बोलते हैं। सड़े गले जो अवशेष होते हैं, सबसे ऊपरी परत जहाँ पे ये पाई जाती है वो ह्यूमस कहा जाता है। दक्कन क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा दक्कन क्षेत्र में पाई जाती है। तो काली मृदा पाई जाती है दक्कन क्षेत्र में। अगला है, लेटराइट मृदा का निर्माण अवसायन प्रक्रिया से होता है। इस प्रक्रिया से होता है, अवसायन प्रक्रिया से होता है। अगला है, भूमि एक मूल्यवान संसाधन है। महासागर में जल की 97.3% भाग पाया जाता है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब देते हैं। भूमि के उपयोग से आप क्या समझते हैं। तो सीधा सीधा है, भूमि का विभिन्न कार्यों जैसे कि कृषि, वन, निवास, उद्योग आदि के लिए किया गया उपयोग भूमि उपयोग कहलाता है। क्या क्या चीज़ के लिए, तो कृषि के लिए, वनों के लिए, निवास के लिए, उद्योग के लिए आदि के लिए उपयोग जो किया जाता है भूमि का, वो भूमि का उपयोग है। और यही बात है, भूमि के उपयोग से यही चीज़ हम लोग समझते हैं। अगला है, मृदा निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख करें। तो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो मुख्यतः जलवायु, जीव जंतु, स्थलाकृति, समय और पैरेंट रॉक, जिसको मुख्य चट्टान भी बोलते हैं, पृथ्वी सहायक होते हैं। ये सब सहायक कारक हैं। तो जलवायु भी सहायक है, जीव जंतु भी सहायक है, स्थलाकृति किस प्रकार की, स्थल की आकृति है वो भी, और समय और
पेरेंट रॉक भी सहायक होता है मृदा निर्माण में। अगला है, ये सब कारक है मृदा निर्माण का। भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम लिखिए। तो भूमि उपयोग पर जनसंख्या, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक परंपरा, तकनीक, सरकारी नीतियां और प्राकृतिक दशाओं प्रभाव डालती है। कौन कौन से, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। भूमि उपयोग पर जनसंख्या, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक परंपरा, तकनीक, सरकारी नीतियां और प्राकृतिक दशाएं प्रभावित करती है ना। तो जनसंख्या भूमि उपयोग को प्रभावित निश्चित तौर पे करेगी। आर्थिक विकास भी, अगर उद्योग फैक्ट्री उक्ट्री लग रहा है, उद्योग धंधा बढ़ रहा है, तो भूमि के उपयोग को प्रभावित करेगा। सांस्कृतिक परंपरा को, वहाँ का किस प्रकार से है, वहाँ का पर्व त्यौहार, ये भी प्रभावित करता है। तकनीक कैसा है, वहाँ सरकारी नीतियाँ भी कैसी है, ये सारा चीज़ प्रभावित करती है। प्राकृतिक दशाएं भी प्रभावित। अगला ऋतु। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ऋतुचरण से क्या अभिप्राय है। तो ऋतुचरण क्या है, ये एक भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया है। जब गर्मी, सर्दी, वर्षा जैसी ऋतुएं बदलती रहती है तो तापमान में अंतर और अन्य प्राकृतिक प्रभावों से चट्टानों में विस्तार और संकुचन होता है। क्या होता है, चट्टानों में विस्तार और संकुचन होता है। इससे चट्टान धीरे धीरे टूटने लगती है और इसी प्रक्रिया को ऋतुचरण कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो दिन में गर्मी और रात में ठंडे के कारण चट्टानों में दरारें आ जाती है। क्योंकि दिन में गर्मी हुई तो उसमें क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, और रात में ठंडी हुई तो संकुचन हुआ। तो ये सबसे क्या हुआ, चट्टानों में दरार आई, और ये समय के साथ ये दरारें धीरे धीरे बढ़ती जाती है और चट्टान छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। तो ऋतुचरण संक्षेप में बोले तो वह प्रक्रिया जिसमें ऋतुओं के बदलते प्रभाव से चट्टान टूटकर मिट्टी में बदलने लगती है। तो अब हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भूमि उपयोग क्या है। भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों का विस्तृत वर्णन कीजिए। भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों का विस्तृत वर्णन भी करना है। तो क्या करना है, पहले भूमि उपयोग क्या है। तो भूमि उपयोग का अर्थ है, क्या उत्तर होगा, भूमि उपयोग का अर्थ है मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का विभिन्न कार्यों में उपयोग करना। क्या चीज़ के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का विभिन्न कार्यों में उपयोग करना। भूमि एक क्या है, अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग कृषि, उद्योग, आवास, परिवहन, वनों और चारागाह आदि में किया जाता है। यह उपयोग स्थान, समय और जनसंख्या और तकनीक के ऊपर निर्भर करता है। तो भारत में भूमि उपयोग को 5 वर्गों में बांटा गया है। तो उन 5 वर्गों का नाम इस तरह से है। पहला है वन क्षेत्र की भूमि, दूसरा है कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि। इसमें 2 पार्ट है, एक है बंजर और व्यर्थ भूमि, दूसरा है सड़क, मकान और उद्योग में लगी भूमि। अगला है, तीसरा है परती भूमि। परती भूमि में भी 2 प्रकार का, चालू परती भूमि, जिस भूमि पर 1 वर्ष या इससे कम समय से कृषि नहीं की गई हो, तो चालू परती है। जबकि अन्य परती भूमि जिसमें 1 साल से अधिक और 5 साल से कम समय से कृषि नहीं की गई हो। अगला है अन्य कृषि अयोग्य भूमि। तो अस्थायी चारागाह भूमि इसमें आ जाएगा, और कृषि योग्य बंजर भूमि, जिस भूमि पर 5 वर्ष से अधिक समय से खेती नहीं की गई हो, तो ये अन्य कृषि अयोग्य भूमि हो जाएगा। अगला है शुद्ध बोई गई भूमि। ठीक है, तो शुद्ध बोई गई भूमि जिसमें की खेती उती होता है, तो ये सारा चीज़ है जिसमें शुद्ध बुआई मतलब बुआई होती है, खेती उती होती है। ये 5 प्रकार से भूमि का वर्गीकरण किया जाता है। तो भूमि को उपयोग की दृष्टि से इन 5 वर्गों में, तो ये वन क्षेत्र की भूमि मतलब ऐसी भूमि जिस पर वन क्षेत्र पाए जाते हैं। कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, ऐसी भूमि जो कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध होती है, जैसे कि बंजर होती है या व्यर्थ होती है ना, जिसमें खेती उती नहीं हो रही होती है, जैसे पड़ा हुआ रहता है। अगला है सड़क, मकान और उद्योग में लगी भूमि। खेती इसमें हो नहीं सकती है ना, पथरीला भूमि इस तरह एग्जाम्पल हो सकता है, पहाड़ी वाली भूमि, इस प्रकार का। सड़क, मकान, उद्योग आदि लगा है तो कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि है, ये उपलब्ध नहीं हो सकता है। अगला है परती भूमि, तो आप जान ही रहे हैं, चालू परती भूमि, ऐसी भूमि जिसमें क्या हो, 1 वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं हुई हो, 1 वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं हुई हो। अगला है अन्य परती भूमि। अन्य परती भूमि में जिस भूमि पर 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम समय से कृषि नहीं हुई हो। तो अन्य कृषि अयोग्य भूमि जो है वो उसमें अस्थायी चारागाह भूमि, जो मवेशियों के चराने के लिए जो भूमि होती है। और कृषि योग्य बंजर भूमि, कृषि योग्य है लेकिन बंजर है, जिस भूमि पर 5 वर्ष से अधिक समय से खेती नहीं हुई लेकिन खेती की जा सकती है, वैसी बंजर भूमि है। शुद्ध बोई गई भूमि, ये हो गया। तो कृषि भूमि के उपयोग के आधार पर ये 5 वर्गों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो मृदा निर्माण एक धीमी लेकिन जटिल प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का अपक्षय, जिसे वेदरिंग भी बोलते हैं, जैविक तत्वों का सम्मिलन, जलवायु, वनस्पति और समय की भूमिका होती है। क्या क्या होती है, मृदा निर्माण एक बहुत धीमी प्रक्रिया लेकिन जटिल प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, बहुत धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण होता है, बहुत जटिल है, कम्प्लेक्स है। कैसे होता है, तो आइए देखते हैं। तो चट्टान का अपक्षय, यानी अपक्षय मतलब चट्टानों का टूटने फूटने से छोटे छोटे कण के रूप में बदलने से, जैविक तत्वों का सम्मिलन, जैविक तत्व मतलब सजीव जो भी हैं उन सभी का सम्मिलन, वो सब सड़ गल के उसमें मिट्टी बना देते हैं। फिर जलवायु या वनस्पति और समय की भूमिका, इन सभी चीज़ का भूमिका होती है मृदा निर्माण में। चलिए, तो मृदा निर्माण का मुख्य प्रक्रिया जो है 3 प्रकार का। पहला भौतिक अपक्षय, हवा, तापमान, हवा और जल से चट्टान टूटती है। तो ये भौतिक अपक्षय हो गया कि तापमान, हवा और जल से क्या हुई, चट्टानें टूटी और छोटे छोटे कण में बदले और धीरे धीरे मिट्टी बन गई। दूसरा रासायनिक अपक्षय, इसमें क्या होता है, चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जो हवा कहा जाए, हवा के संपर्क में आके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी और अन्य प्रकार के केमिकलों के संपर्क में आके, जल के संपर्क में आके इसका रासायनिक अपक्षय भी हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है चट्टानों में। तो रासायनिक अपक्षय। जैविक, पेड़ पौधे के जड़ें और सूक्ष्म जीव चट्टानों को तोड़ते हैं, है ना, और कार्बनिक पदार्थ
मिलाते हैं। क्या होता है, पेड़ पौधे सड़ते गलते भी हैं तो कार्बनिक पदार्थ चला जाता है उसमें, और पेड़ पौधे के जड़ के कारण धरती के अंदर जड़ उठ जाती है, तो इसके कारण भी जैविक प्रक्रिया से क्या होती है, तो ये होता है। या अन्य मानवीय क्रियाओं की वजह से भी क्या होता है, चट्टानें टूटती फूटती है, तो ये जैविक प्रक्रिया के अंदर। समय यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें हजारों वर्ष में मृदा बनती है। इस प्रकार चट्टानों के विघटन और जैविक तत्वों के सम्मिलन से क्या होती है, मृदा बनती है। अगला है मृदा अपरदन के कारकों का उल्लेख और इसके बचाव हेतु उपाय सुझाइए। मृदा अपरदन एक प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें जल, हवा आदि के कारण उपजाऊ मृदा का हटाव होता है। क्या होता है, जल, हवा या किसी अन्य वजह से उपजाऊ मृदा यानी उपजाऊ मिट्टी का क्या होता है, हटाव, बह के उड़ जाता है, इधर से उधर भाग जाता है, यानी कहीं दूसरी जगह चला जाता है, तो मृदा अपरदन हो गया। जिस जगह से गया वहाँ पे, जहाँ से गया मिट्टी वहाँ पे उसका मृदा अपरदन हो गया। मुख्य कारण क्या है, वनों की कटाई हो गई। वनों की कटाई हुई तो वन क्या के पेड़ पौधे क्या करते हैं, जड़ से मिट्टी को पकड़े हुए रहते हैं। अगर पेड़ पौधे खत्म हो गए अधिक मात्रा में तो वहाँ पे मिट्टी ढीली पड़ जाएगी, तो वनों की कटाई से क्या होगा, वहाँ पे मृदा अपरदन हो सकता है। ढलानों पर अंधाधुंध खेती, अगर ढलानी भूमि है और वहाँ पे खेती अंधाधुंध तरीके से चल रही है तो इससे भी हो सकता है, क्योंकि खेती ने क्या किया, मिट्टी को भुरभुरा बना दिया, हल्का बना दिया, और बारिश हुई तो मिट्टी को बहा के ले गई या हवा उड़ा के ले गई। अधिक वर्षा और तेज हवा, ये सब। अधिक चराई, अगर चराई हो रहा है, मिट्टी मतलब मवेशी बहुत अधिक मात्रा में है, मिट्टी का सारा घास कबाड़ के ले जा रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, मिट्टी ढीला हो गई और इससे क्या हो जाएगा, फिर अपर्दन हो सकता है। नियंत्रण के उपाय क्या है कि वन की रक्षा और वृक्षारोपण करें। स्तरित खेती करें। टेरेस फार्मिंग मतलब होता है वही वाला हम लोग पढ़े थे कि एक समुच्चय कहा जाए, सीढ़ीनुमा खेती जिसको बोलते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी बना दिया जाए ताकि एक सीढ़ी का पानी दूसरी सीढ़ी पर ना आ जाए, उसी सीढ़ी पे रहे, यानी मतलब उससे पानी डायरेक्टली नीचे आएगा तो पानी क्या करेगा, मिट्टी को ढलान में बहा लेगा। लेकिन अगर सीढ़ी दर सीढ़ी बना हुआ है तो ऊपर का जो सीढ़ी है वो अपने जगह पे पानी को रखेगा, नीचे का सीढ़ी अपने जगह पर रखेगा, इस तरह से मिट्टी बहेगी नहीं। अगला कंटूर हल चलाना है, वही उसी प्रकार का है कि हमको ढलानों की तरफ हल नहीं चलाना है, ढलान में हल नहीं चलाना है, हमको इस तरह से चलाना है कि वो एक लेवल पे हल चले, ना कि ढलान की तरफ हल चले। इससे क्या होगा, मिट्टी बहेगी नहीं। अगला वर्षा जल संचयन, वर्षा जल को संचयन करना है, इससे मिट्टी बहेगी नहीं, जल के साथ, नदी के साथ बहेगी नहीं, संचयन होगा। वर्षा जल कहीं पे अगर बारिश हो रहा है तो उस जगह पे वहाँ पे क्या हो, उसका संचयन हो, तो मिट्टी अगर संचयन नहीं होगा तो बारिश का जल इधर उधर बहते रहेगा, और बहते रहेगा तो क्या होगा, वो मृदा को बहा के भी दूर तक ले जाएगा। अगर संचयन करेंगे तो मृदा एक ही जगह पे जमा रहेगी वर्षा जल के साथ। अगला है चराई पर नियंत्रण, अधिक मात्रा में चराई ना किया जाए, मवेशियों को एक जगह पे बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जाए, है ना। इससे क्या होगा, चराई पर नियंत्रण होगा और इससे भी मृदा अपरदन, इन उपायों से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला जल प्रदूषण के कारकों का उल्लेख करके इसे दूर करने का उपाय का वर्णन कीजिए। तो जल प्रदूषण का अर्थ है जल स्रोतों में हानिकारक रासायनिक तत्व और जैविक तत्व का प्रवेश। हानिकारक जो है, हानिकारक चीज गया तभी तो प्रदूषण हुआ। घरेलू और औद्योगिक अवशिष्ट जल मतलब वेस्टेज वाला जल, जो बेकार की जल है, उसका वो भी एक मुख्य कारण है ना। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का बहाव नदियों या जल स्रोतों में चला गया, ये भी है। प्लास्टिक और अन्य ठोस कचरा चला गया वहाँ पे, और धार्मिक और सामाजिक क्रियाकलापों से भी मूर्ति विसर्जन ये सब होता है जल में, इससे भी जल प्रदूषण होता है। उपाय, औद्योगिक अवशिष्टों का उपचार, उद्योग से जो भी अवशिष्ट मतलब बेकार पदार्थ निकल रहा है उसे क्या करें, रिसाइकल करें, या तो फिर उसे उपचार करें, उपचार करने के बाद ही कहीं छोड़ें। उपचार मतलब गंदी चीज़, जो भी खराब चीज़ है जो कि नुकसान पहुंचा सकता है जल स्रोतों या किसी कहीं प्रदूषण फैला सकता है, उन सभी को पहले नियंत्रित कर लें, हटा लें। जैविक खेती को क्या करें, बढ़ावा दें, कीटनाशक का कम इस्तेमाल करें। जैविक खेती वही है कि कीटनाशकों उर्वरकों का कम इस्तेमाल या ना के बराबर इस्तेमाल। जन जागरूकता और शिक्षा, सरकार द्वारा कठोर जल शुद्धिकरण कानून भी बनाया जाए, तो ये भी एक उपाय है। इन उपायों से जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है और जल शुद्ध जल की उपलब्धता क्या रहेगी, बनी रहेगी। अगला जल संकट, 5वां नंबर, जल संकट को दूर करने के लिए जिम्मेदार कारकों का उल्लेख करें और इसे दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो जल संकट का अर्थ लोगों को आवश्यकता के अनुसार स्वच्छ जल की कमी हो जाना। कारण क्या है कि अत्यधिक जल दोहन, जल का बहुत ज़्यादा दोहन हो, वर्षा जल का संरक्षण ना हो, वर्षा जल का हम लोग जमा करके ना रखें, इधर उधर छोड़ दें, बह जाए, तो ये भी जल संकट कर सकता है। क्योंकि पानी अगर एक जगह पर रहेगा तो वाटर टेबल हमारा बना हुआ रहेगा। कहने का मतलब धरती पानी सोखेगी जब पानी वहाँ अधिक देर तक टिकेगी, संरक्षण होगा। अगर नहीं होगा तो पानी बह जाएगी, तो धरती के ऊपरी परत तक ही रह पाएगा पानी, नीचे जाके स्टोर नहीं हो पाएगा। अगर संरक्षण करेंगे तो धरती के जलस्तर को भी बढ़ाएगा, और ये इस संरक्षित जल का उपयोग भी हम लोग बहुत सारे कामों में, सिंचाई उचाई या बहुत सारे कामों में किया जा सकता है। जैसे कुआं, इसका एक तालाब, ये इसका एग्जाम्पल है जल संरक्षण। वर्षा जल का अगला, जल स्रोतों का संरक्षण करने का, जल स्रोतों का प्रदूषण, है ना। नदी, नाला, नदी या अन्य जल स्रोतों के किनारे क्या हो, प्रदूषित पदार्थ को छोड़ना, ये सब क्या है, या नदी में छोड़ना, ये सब क्या है, जल स्रोतों का प्रदूषण है। जल प्रबंधन में की कमी, उपाय, वर्षा जल संरक्षण को अनिवार्य बनाना। उपाय क्या है, वर्षा जल का संचयन मतलब जमा करना, वर्षा जल को जमा करके रखना, इसको कंपलसरी बनाना, बहने नहीं देना इधर उधर, ये नहीं करना। एक तालाब उलाब को ज़्यादा से ज़्यादा खुनवाना, कुआं बनवाना, ये सब का क्या, जल संचयन को अनिवार्य बनाना। अगला, टपक सिंचाई को या छिड़काव प्रणाली अपनाना। टपक सिंचाई मतलब क्या है कि बूंद बूंद सिंचाई जिसे बोलते हैं, जहाँ जितना जड़ को जरूरत पानी है उतना ही देना, ना कि पूरा पूरा डुबाव के पटाना। इसे क्या करना है, मात्रा भर पानी जितना जरूरत है उतना ही देना, छिड़क छिड़क के पानी देना है, एक्स्ट्रा पानी नहीं देना है, जितना जरूरत है उतना ही देना है। जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता। अगला है पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग। जल का अगर हम पुनः उपयोग करेंगे, एक बार यूज किया हुआ जल को हम फिर से उपयोग कर लेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे वर्षा जल को संरक्षित किया और उस जल से हम बर्तन धोए, बर्तन को फिर क्या किए, बर्तन से धोए हुए जल को फिर ले जाके खेतों में डाले, तो एक ही जल का पुनर्उपयोग हो गया। ये तो फिर रिसाइकलिंग हो जाएगा। रिसाइकलिंग मतलब अगर उसी जल को हम साफ सुथरा प्लांट लगा के साफ कर ले और फिर से उसे पीने लायक बना लें, तो ये रिसाइकलिंग होगा। जल संकट से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास और जल नीति का कड़ाई से पालन आवश्यक है।
अगला है भारत में पाए जाने वाली मृदाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भारत में विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती है जो जलवायु, स्थलाकृति, वनस्पति के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। जैसे जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है, सबसे उपजाऊ होती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में पाई कपास के लिए उपयुक्त होती है। लाल मिट्टी दक्षिण भारत, उड़ीसा में लोहे की अधिकता से लाल रंग इसमें होता है, क्योंकि लोहा की मात्रा अधिक होता है लाल मिट्टी में। लेटराइट मिट्टी उच्च वर्षा क्षेत्रों में जहाँ लोहे और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। लेटराइट मिट्टी हल्का हल्का भूरी टाइप की होती है, लाल भूरी टाइप की। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान, जल की कमी और रेत की प्रधानता इस प्रकार की मिट्टी में होती है। पर्वतीय मिट्टी हिमालयी क्षेत्रों में जैविक तत्वों से युक्त मिट्टी, ये मृदाएं भारतीय कृषि की विविधताओं में योगदान देती है। क्या है? पर्वतीय मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है और जैविक तत्वों से युक्त होती है। इसमें बहुत सारे सजीव पदार्थ के अवशेष मिले हुए होते हैं ऐसी मिट्टी में। अब ये जितने भी प्रकार की मृदाएं हैं, ये भारत की कृषि विविधता में योगदान, यानी भारत की कृषि विविधता मतलब अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रकार का अलग अलग फसल का होना, यही क्या है? भारतीय कृषि की विविधता है, इसमें योगदान देती है। तो ये हम लोगों का बच्चों खत्म हो गया। इस चैप्टर को हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर कर लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।